माँ, भैया, देखो मैं किसे आपसे मिलाने लाई हूँ। प्रिया ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई जो इतनी खुश नज़र आ रही है? मेरी बहना। भाई अमन पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर वीर प्रताप सिंह जी। इनकी पूना में पोस्टिंग है। प्रिया ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर प्रिया की ओर मुखातिब हुई बोली, अच्छा प्रिया, मैं अब चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा, कह प्रिया उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, मेजर ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। जब प्रिया अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे ये जनाब दीदी और हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी और वह भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सिर पकड़ कर बोली। बाहर आने दो, मैं बात करता हूँ इससे। भाई अमन बोला। ननंद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, शादी वह भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी धारिणी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कर रही हूँ मैं? इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हैं, फिर उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है। कमरे से बाहर आती हुए प्रिया बोली। अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, क्यों उसमें आग लगा रही है? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा। न शकल न सूरत। तुझे उसमें क्या दिखा जो शादी करने की सोच ली? तेरे आगे कहीं नहीं लगता वह। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी ज़िंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली, अब कुछ अपने मन का भी करने दें, कह प्रिया नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। सुबह उससे किसी ने बात नहीं की, वह चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फ़ोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई थी भी या नहीं? मैं ठीक हूँ, प्रिया ने उत्तर दिया। क्या हुआ? कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? प्रिया को रोना आ गया। बोली, घर में कल आपके जाने के बाद जमकर कुहराम मचा। कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रुआसी स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, यह सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना, मेजर ने उत्साह से कहा। यह सुन प्रिया एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल? मैं कैसे कर पाऊंगी सब? तुम्हें करना ही क्या है, बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। जी, वे सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, प्रिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं, वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले आएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर प्रिया
कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 6 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा ही उसकी दुनिया थे। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों से उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ में आ गया कि घर में सब अपने अपने में मसरूफ़ हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, ना कि उससे। वह तड़प उठी थी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली थी, अरे जीजी, प्रिया का ब्याह हो गया तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। अमन की तो नौकरी लगती छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुनकर प्रिया के पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। एक सप्ताह के गंभीर मंथन के बाद वह किसी नतीजे पर पहुंचती। तभी उसे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली निशा मिल गई। प्रिया की आप बीती सुनकर निशा गुस्से से भरकर बोली, तू अभी तक उन सबको ढो रही है? अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी पर हलाल नहीं करना चाहते। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल कहकर वह उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर उसका वहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद ही प्रिया के पास फ़ोन आ गया और तब उसकी मेजर से मुलाकात हो गई। वे उसे पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लाग लपेट कि उन्होंने प्रिया को बताया कि वे 42 साल के होकर भी सिर्फ इसलिए कुंवारे हैं कि वे अपनी नौकरी में मसरूफ़ थे। अपनी पोस्टिंग पर उन्हें परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पूना में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसलिए शादी को तैयार हो गए। प्रिया के बारे में सब सुनकर उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। मेजर साहब से होटल में मिलने के बाद प्रिया ने वहीं से निशा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर। भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटा कर भी परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी ज़िंदगी जी। मेजर सिंह से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आने लगा कि जीवन साथी के साथ ज़िंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर सिंह को अपने परिवार वालों से मिलवाया। अगले दिन सुबह प्रिया फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी पर हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ताज होटल में कमरा नंबर 403 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेजर सिंह सामने खड़े थे। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर सिंह की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दे दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर सिंह के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। प्रिया लजाते हुए सामने रखी सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते,
हमें प्रताप ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय कर देना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, मेजर सिंह के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझें, प्रिया सर नीचा किए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वह गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? हमें यह शादी मंजूर नहीं और ना ही हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे। हम ऐसी गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई अमन तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था। पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी, प्रिया दृढ़ता से बोली। यह सुनकर अमन भी तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुछ तो बोलो माँ, आप क्यों चुप बैठी हो? प्रिया ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देखकर कहा। माँ पहले से ही कुड़ी बैठी थी, अतः गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूँ जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। प्रिया ने लगभग रुआसी स्वर में कहा। ननंद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी, वह भी इस उम्र में? भाभी ने भी अपनी औकात दिखा ही थी। क्यों भाभी, कल तक जब आपके लिए महंगे सूट साड़ियाँ और गहने लाती थी तो बड़ी प्यारी ननंद और बहन कहते कहते नहीं थकती थी आप, और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी तो आप ही कह रही थी, प्रिया की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे? उसी से तो हमारा घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। छोटी बस कर, बहुत बोल ली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है। अमन ने थोड़ा नम्र होते हुए कहा। भैया, आपको याद है आप और भाभी हमेशा हर नई फिल्म का पहला शो देखते हो। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देखकर आए थे और भाभी से मेरी शादी की बात कर रहे थे, तब भाभी ने कहा था कि दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और आपने कहा था, यह तो है, मेरी तनख्वाह से तो हमारा घर का गुजारा नहीं हो सकता। फिल्म देखना तो दूर की बात है। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। प्रिया ने गुस्से में कहा तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दें। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बड़े चालाक होते हैं। लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लगा ये बस तेरे पैसे के लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दांव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो प्रिया जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं इसे जीवन की वह हर खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यह आप लोगों पर खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेजर सिंह की आवाज़ सुनकर प्रिया चौंक गई। जो दरवाजे की ओट में खड़े
न जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? प्रिया ने अचकचाते हुए पूछा। प्रिया, तुम जल्दीबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आज से बल्कि अभी से इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी रहने नहीं दूंगा। प्रिया, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा। शादी 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन प्रिया मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। प्रिया के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर सिंह प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। प्रिया तब तक अपना सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देख रहे थे। प्रिया ने मेजर सिंह के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन के आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से। हे भगवान, ये क्या कह रही हैं जेठानी जी कि ये घर सिर्फ जेठ के ही नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही उनके नाम कर दिया था और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। माही के तो जेठानी जी के मुंह से यह बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तलों से जमीन ही खिसक गई। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वो पक्का गिर जाएगी, क्योंकि बात ही जेठानी जी ने कुछ ऐसी कह दी थी। उसने तो इतने बड़े घर को लेकर न जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वो इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी बचे पैसों से अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई करवाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करवाएगी। रोजी रोटी तो वो किसी तरह भी घसीट कर अपने बलबूते पर चला ही लेती, लेकिन आज तो जेठानी की बातों ने सब कुछ जैसे समाप्त ही कर दिया हो। अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है, वो अभी दोपहर का खाना निपटा कर अपने कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक तभी उसको अपनी जेठानी शोभा की आवाज़ सुनाई पड़ी। माही, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग ये घर तुड़वा कर फिर से नई तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ ही लो। शोभा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। इस घर में सौरभ का भी तो हिस्सा है, फिर हम लोग ये घर क्यों खाली करें? पता नहीं कहाँ से माही के अंदर इतनी हिम्मत आ गई। सौरभ को पैरालिसिस का अटैक हुआ, तब से तो वो शोभा की हर बातों में हाँ मिलाती नजर आती। शोभा हर बात पर माही को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और माही मजबूरी में ही सही सब कुछ सह भी रही थी। माही की बेटिया को जब तब अपने बेटों की तुलना में छींटाकसी करती रहती। बेचारी माही हालात की मारी शोभा की बातों को मानती नजर आती। उसके अलावा माही के पास कोई और चारा भी तो नहीं था, लेकिन आज तो जेठानी जी ने जैसे धमाका ही कर दिया था और वो चुप ना रह सकी। माही, एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, इस भूल में तो बिल्कुल भी ना रहना कि इस घर में सौरभ का भी हिस्सा है। ये घर बापूजी ने अपनी बीमारी के समय ही अपनी मर्जी से सोमांस के नाम ही लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है, इसलिए अपना सामान उठाओ और चलते बनो। थोड़ी देर पहले जो शोभा बड़ी मुलायमियत के साथ बोल रही थी, वो अब माही की बात सुनकर तमक उठी। लेकिन जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा 2 बेटे के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। फिर बाबूजी को तो पता ही था कि सौरभ सुबह से ही बीमार रहते हैं और उस पर हमारे 2 बेटियां भी हैं। माही को तो बिल्कुल भी शोभा की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ के
लकवा मारा, तब से वो बिल्कुल भी साफ नहीं बोल पा रहा था। बस इसी बात का फायदा शोभा और सोमांश उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सौरभ के अंदर उन लोगों का विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी। तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये घर सोमांश के ही नाम पर है, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इतना कहकर शोभा माही को अचंभित छोड़कर अपने कमरे में चली गई, और माही को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ सब लेता था, और उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में माही के इस तरह से रोने का कारण पूछा। माही सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अब तो माही बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकी, और उसने रोते रोते सारी बात सौरभ को बता ही दी। और सौरभ चुपचाप असहाय पड़ा सुनता रहा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई, और वो स्पष्ट बोली में गौरव गौरव नाम लेने लगा। पहले तो माही कुछ नहीं समझी, लेकिन उसको याद आया कि गौरव नाम का उसका एक ममेरा जेठ है, जो कि पेशे से वकील भी है। जब माही ने गौरव का नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब तो माही को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी। उसने झट से गौरव को फोन मिला लिया। भैया, ऐसी बात है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आ जाइए, माही लगभग रो देने वाली अंदाज में बोली। और दूसरे ही दिन गौरव आ गए, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से माही से सहानुभूति थी। उसको अचानक घर पर देखकर तो शोभा और सोमांश तो चौंक ही पड़े, क्योंकि उन लोगों को माही से इस प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं थी। माही, तुमने गौरव भैया को क्यों बुलाया? शोभा माही के ऊपर बिफर ही पड़ी। भाभी, अब बस, अब बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आपने सोचा कि सौरभ तो असहाय पड़े ही हैं, तो हमारा भला कोई क्यों सुनेगा, लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। आपने ये भी सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा, लेकिन सौरभ ने गौरव भैया को बुलवाकर बहुत सही किया, और गौरव भैया ने भी यहाँ आकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माही निडरता पूर्वक बोली, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं, लेकिन तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगी? शोभा बेशर्मी से बोली। भाभी, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। माही तटस्थ होकर बोली, बस आप घर के वो कागजात दिखा दीजिए जिस पर बाबूजी ने ये घर आपके नाम लिखा हो, लेकिन ऐसा कोई कागजात थे ही नहीं। और जब घर के सारे कागजात निकाले गए तो शोभा और सोमांश का सफेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने पूरी तन्मयता से माही और सौरभ की तरफ से लड़ाई लड़ी, और उन दोनों का उनका पूरा हक दिलवाया। माही ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा नया घर खरीद लिया, और बाकी पैसा बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। समय ने करवट बदली। सौरभ की माही की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करने लगी, और माही ने अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी भी समय पर कर दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद भी बिल्कुल बेटे समान मिले। वो दोनों ही सौरभ और माही का बहुत ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से माही के परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन शोभा जिन बेटों के दम पर बहुत ज्यादा फूलती थी, वो बेटे शोभा और सौरभ की आदतों की वजह उन दोनों को छोड़कर अलग रहने लगे, और माही बस यही गुनगुनाती नजर आती कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।